नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। खुली बहस के लिए पहुंचे मनीष सिसोदिया, नहीं आए उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक। आपने कहा चर्चा से भाग रही बीजेपी। नैनीताल सांसद अजय भट्ट एम्स से हुए डिस्चार्ज। दिल्ली के सरकारी आवास पर एक हफ्ते रहेंगे आइसोलेट। 16 दिसंबर से एम्स में किया जा रहा था इलाज। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया ट्वीट, राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा रोजगार देने में सरकार रही विफल, बीजेपी ने भी किया पलटवार। डोईवाला में स्वास्थ्य सुविधा का धारकोट क्षेत्र में अभाव, लोग कई बार कर चुके हैं स्वास्थ्य सेवा सुधारने की मांग। लगातार जिम्मेदार से झाड़ा पल्ला। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश, 4 जिलों में भारी हिमपात की चेतावनी, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। बर्ड फ्लू को लेकर के उत्तराखंड में अलर्ट, सभी वन विभागों को दिए सावधानी बरतने के निर्देश। फिलहाल किसी पक्षी के मरने की सूचना नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लक्सर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। गन्ना समिति के डायरेक्टर विकास पर कार्रवाई हुई है। लक्सर से बड़ी खबर, विकास कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग का आरोप लगा है। विकास कुमार की सदस्यता की गई समाप्त। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लक्सर से, जहां पर आरोप सही मिलने पर गन्ना आयुक्त ने की है कार्रवाई। प्रशासनिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। समिति में डायरेक्टर पर गिरिराज से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लक्सर से, जहां पर विकास कुमार की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। आरोप सही मिलने पर गन्ना आयुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। प्रशासनिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। समिति में डायरेक्टर पर गिरिराज से मच गया हड़कंप। क्षेत्र में रोजाना रोज न कोई क्राइम जरूर होता है। वहीं पुलिस उन क्राइम को रोकने में तेजी के साथ काम करती नजर आती है और क्षेत्र में हो रही गलत गतिविधियों पर पहली नजर बनाए रखती है। साथ ही साथ गलत काम करने वालों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजती है। इसी के मद्देनजर लाल कुआं कोतवाली पुलिस बीते 2020 वर्ष में क्राइम को काफी हद तक रोकने में सफल हुई है और शराब, स्मैक, चरस जैसी चीजों को भारी मात्रा में पकड़ने में कामयाब भी रही है। वहीं कोतवाल सुधीर कुमार ने इन आंकड़ों के बारे में बताया और लाल कुआं पुलिस द्वारा कैसे भारी मात्रा में शराब, स्मैक, चरस जैसी चीजें पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, इसके बारे में जानकारी दी। 2019 के मुकाबले अगर हम 2020 की बात करें तो क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। हमने जैसे शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले साल 19 में 95 केसेस थे, अब की बार 119 केसेस हैं, जिसमें करीब करीब 3000 लीटर से ऊपर जो है कच्ची शराब और 130 लीटर अंग्रेजी शराब और देसी शराब ये सब बरामद की गई हैं। और कई सारे वाहन सीज किए गए, करीब 37 वाहन जिसमें कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह शामिल हैं, ये भी सीज किए गए इसके तहत। आज आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी के एक ऐसे बुजुर्ग को जो आज भी उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति को संजोने में लोक गायकों के अलावा ढोल वादकों का भी कम योगदान नहीं है, जो अपने विभिन्न तालों को बजाकर यहाँ की संस्कृति को बखान करते हैं। अपनी पौराणिक मान्यता को संजीदा करते हुए 90 वर्षीय बुजुर्ग आज भी अपने ढोल के तालों से लोगों को पौराणिक संस्कृति से परिचय कराते हैं। उत्तरकाशी जनपद की बड़कोट तहसील के ग्राम कंसेरू निवासी नामदास 90 साल की उम्र में जब ढोल पर विभिन्न प्रकार के ताल बजाते हैं तो लोग उनके कायल हो जाते हैं। नामदास बहुत ही आस्थावान है। वे अपने इष्टदेव बाबा बौखनाग से बहुत विश्वास रखते हैं। इनकी उम्र के आज कोई भी ढोल वादक क्षेत्र में मौजूद नहीं है। नामदास अपने ऊपर अपने इष्टदेव का आशीर्वाद भी मांगते हैं। आगे की खबरें देखिए मेरे सहयोगी विशाल मिश्रा के साथ।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर इल्जामों की तलवार लटका दी है। सरकार को रोजगार देने में विफल बताते हुए हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि उनकी सरकार के दौर में उन्होंने 40,000 लोगों को रोजगार दिया, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक खजान दास ने बात स्पष्ट कर दी कि हरीश रावत बहुत ही अनुभवी नेता है और ऐसे अनुभवी नेता के मुंह में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उन्होंने साफ कह दिया कि हरीश रावत हवा में तीर मार रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार के दौर में वो 40,000 क्या 4,000 रोजगार भी नहीं दे पाए, और रोजगार दिए नहीं उसमें भ्रष्टाचार हुए। देखिए, माननीय हरीश रावत जी बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही पुराने लीडर भी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और लंबे समय तक सांसद रहे हैं। परंतु इस तरह से हल्का स्टेटमेंट देना, जो मैंने पढ़ा उनका स्टेटमेंट कि हमने इतना रोजगार दिया है, 40,000 रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अपने कार्यकाल में मात्र 4,000 रोजगार भी उन्होंने नहीं दे पाए, और जो दिए भी होंगे। खबर देहरादून से, जहां आगामी 7 जनवरी से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा होने जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने बताया कि 7 जनवरी को देवेंद्र यादव काशीपुर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिसके बाद वह 8 जनवरी को देवेंद्र यादव हरिद्वार में होंगे। हरिद्वार में वह कार्यकर्ताओं से भेंट कर गंगा आरती में शामिल होंगे। साथ ही 9 तारीख को देहरादून में प्रदेश के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री आदि से चर्चा करेंगे। दौरा है देवेंद्र यादव जी का, जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, वो 3 दिन के लिए आ रहे हैं उत्तराखंड। 7 जनवरी को रुद्रपुर से, हमारे काशीपुर से उनका दौरा शुरू होगा, उधम सिंह नगर से। 7 तारीख को वो हमारे काशीपुर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, उनसे बातचीत करेंगे। और 7 तारीख को ही वो 2:30 बजे से हल्द्वानी में हमारे प्रदेश उपाध्यक्षों की, महामंत्रियों की, सचिवों की और कुमाऊं मंडल के जो जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक करेंगे। उसके बाद वो 8 तारीख को हरिद्वार आ जाएंगे। हरिद्वार से पहले वो रुद्रपुर में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद शाम को हरिद्वार आकर के कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम हरिद्वार में करेंगे। 9 तारीख को वो देहरादून आएंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी बहस को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे हैं। हालांकि इस सियासी बहस के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहले ही किनारा कर चुके थे। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया देहरादून सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में काफी देर तक मदन कौशिक का इंतजार करते रहे, लेकिन मदन कौशिक इस दौरान उपस्थित नहीं हुए। बता दें कि तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सरकार किसी भी तरह की चुनौतियों के सामने खड़े होने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके मदन कौशिक को आगामी 6 जनवरी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया केजरीवाल मॉडल को मदन कौशिक के सामने रखेंगे। हमारे स्कूल में CCTV मैं बहुत उम्मीद से आया था कि त्रिवेंद्र रावत सरकार के मंत्री, जैसा उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, हम अपने 100 काम गिनाने को तैयार हैं, तो कम से कम 5 काम गिनाने के लिए तो आएंगे। और मुझे लगता था कि शायद आज सुबह तक भी उनका ये मन बन जाए कि भाई सरकार ने अगर काम किए तो जाके लोकतंत्र में बहस करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई नुकसान नहीं है। केजरीवाल बनाम उत्तराखंड सरकार मॉडल पर खुली बहस के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया देहरादून स्थित ऑडिटोरियम पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने IRDT के ऑडिटोरियम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का करीब 40 मिनट तक इंतजार किया, और जिसके बाद मनीष सिसोदिया चले गए। उनसे जानते कि आगे उत्तराखंड में आए थे, आपने चैलेंज किया था एक कैबिनेट मंत्री को, लेकिन वो आपके सवालों को जवाब देने के लिए नहीं आए। लेकिन अब वो वापस दिल्ली जा रहे थे तो डोईवाला विधानसभा में आप पहुंचे हैं। एक स्कूल में वो पहुंचे हैं, समय स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि स्कूल बेहद बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मनीष सिसोदिया साहब ने पूरे स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने भी खेद जताया कि जब CM की विधानसभा स्कूल इस तरह का होगा तो और स्कूलों के हाल क्या होंगे।
मनीष सिसोदिया साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि स्कूल में आने का उनका क्या मकसद है, क्या है आपने स्कूल वाकई स्कूल बता क्या कहना चाहिए। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी विधानसभा में भी सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी कर रखी है। मुझे नहीं पता कि वो 4 साल में क्या कर रहे थे। कोई आदमी मुख्यमंत्री बनता है कम से कम ये सोचता है मैं तो अपनी विधानसभा के स्कूल ठीक कर दूं, लेकिन अगर उन्होंने 4 साल में ये काम किया है, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि 15 प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में मजबूर हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधानसभा में कोई स्कूल ठीक नहीं कराया तो क्या कराएंगे आगे 2022 में किस रूप में? बस 2022 में जनता एक काम करने वाला, जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करने वाला मुख्यमंत्री चुनेगी। मान के चलिए सभी 17 विधानसभा सीटों पे आप 17 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह से टक्कर देने वाले हैं। अगला चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो लोगों की उम्मीद थी पिछले 20 साल से, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, पलायन बड़ा मुद्दा होता है, वही मुद्दा रहेगा। धन्यवाद। ये मनीष सिसोदिया साहब थे जिन्होंने की तमाम जानकारियां दी और बताया कि 2022 में चुनाव लड़ेंगे और सरकार का एजेंडा जो है जनता के सामने रखेंगे और उसमें इनका वोट मांगने का मूल मंत्र रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, राजकुमार भगत, के न्यूज़ डोईवाला। खबर देहरादून से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी सेना पार्टी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, जिसको लेकर आज आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के केजरीवाल मॉडल के 2 बड़े झूठ का खुलासा किया है। इस दौरान प्रभात कुमार ने दिल्ली के कई इलाकों की बिजली पानी के बिलों को मीडिया से साझा करते हुए बताया कि दिल्ली में जनता को बिजली पानी मुफ्त में नहीं मिलता है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मॉडल के झूठे वादे करके उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रही है। सिस्टम क्या है कि 200 यूनिट के ऊपर अगर आप 1 यूनिट भी चले गए तो आपको 200 यूनिट का पे करना। दिल्ली के जो नेता यहाँ आके पहाड़ में राजनीति कर रहे हैं कि दिल्ली में पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखा है, वो नहीं है। या तो डिस्क्रिप्शन से खोल के बताएं कि गेम क्या है, खेल क्या है राजनीति का। पहाड़ को झूठ मत बोले। ये 18,000 रुपए का बिल है बिजली का, सुभाष नगर का बिल है। ये वो एरिया है जहां पे दिल्ली की जनता का मध्यम वर्ग का लोग रहता है, वो हाई क्लास कॉलोनी नहीं है। ये शालीमार बाग का बिल है 23,000 रुपए बिजली का बिल। ये टैगोर गार्डन का 52,000 रुपए सालाना बिल है पानी का, जो ये पानी फ्री बोल रहे हैं। हम 400 रुपए का भी बिल लेके आए हैं, ये 400 रुपए का भी बिल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने पहाड़ में राजनीति करनी है, पहाड़ में सच बोलना है, तो आप सच बोलिए। दिल्ली में लोग पैसा भी देते हैं। 200 यूनिट का क्या खेल है वो खोले आके यहाँ बिजली कंपनियों के साथ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेरीनाग चौकड़ी के लोगों को जल्द मालिकाना हक मिलेगा। सरकार के स्तर पर कार्रवाई चल रही है। यह बात विधायक मीना गंगोला ने एसडीएम अभय प्रताप के साथ स्थानीय लोगों के साथ बैठक के दौरान कही। बैठक के दौरान विधायक ने स्थानीय स्तर पर भूमि के मालिकाना हक के संदर्भ में कार्रवाई की जानकारी ली। वहीं एसडीएम ने बताया कि भूमि की कार्रवाई की जा रही है। खाताधारकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जा रहा है। सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों से मालिकाना हक मिलने तक सहयोग करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि बेरीनाग चौकड़ी के लोग पिछले 3 दशकों से भूमि के मालिकाना हक मांग कर रहे हैं। पूर्व में सरकार के द्वारा कमेटी भी बनाई गई थी।
वेरीनाग चकोड़ी की सम्मानित जनता की कई वर्षों पुरानी मांग है कि उनका ज़मीन का मालिकाना हक मिले। हमने इसी सिलसिले में आज एसएम साहब के साथ बैठक की और सारे बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ था और सरकार का पूरा प्रयास है कि उनको उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए तैयार है और कुछ ही प्रक्रिया के तहत कुछ ही समय बाद उनका मालिकाना हक दिलाया जाएगा। खबर डोईवाला से है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला के जीवनवाला गांव में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया और स्कूल की बदहाली को देखकर सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। साथ ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेगी। परंतु अगर आप नीचे दिखाने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट को आए हो तो इससे हम वो नहीं रखते हैं, हम इस्तेबाग नहीं रखते हैं, इससे वो इस्तेबाग नहीं रखते हम। और मैं सीएम साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि सीएम QRT के दौरान हमने जो लेटर सीएम साहब को दिया था उसमें हमें त्वरित कार्रवाई हुई है। उसमें प्रथम किस्त सीएम साहब के द्वारा यहाँ पर हमारे पर लेटर आ चुका है। आज उत्तराखंड आया था और उत्तराखंड में ये देखने आया था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उनके मंत्री मदन कौशिक जी ने जो काम कराए हैं, स्कूलों पे जो काम हुए हैं, उस पर अस्पतालों पे जो काम हुए हैं, बिजली पानी पे जो काम हुए हैं, उस पर कुछ बहस होगी। लेकिन बहस में तो वो मंत्री जी कह के पीछे हट गए। यहाँ का ये स्कूल है सड़क के किनारे, इसलिए इसको मैं देखने आ गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूल तो खैर जैसा है सो है ही है। इस गांव के बच्चों को मजबूरी में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ख़राब किए गए और फिर प्राइवेट स्कूल खोले गए, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है मोटी फीस देके। खबर पिथौरागढ़ से, जहां की जनता को जल्द ही जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलने वाली है। बता दें कि लंबे समय से निर्माणाधीन बहुमंजिला कार पार्किंग बनके तैयार हो गई है, जो कि 30 करोड़ की लागत से बनी है और कार्यदायी संस्था द्वारा नगर पालिका को इससे हैंडओवर की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं क्षेत्रीय विधायक चंद्र पंत ने बताया कि शीघ्र ही कार्यदायी संस्था द्वारा नगर पालिका को हैंडओवर करने के बाद टेंडर प्रक्रिया होगी, जिसके बाद पिथौरागढ़ की जनता को इस मल्टी स्टोर कार पार्किंग का लाभ मिलेगा। दो 2022 चुनाव को लेकर उधम सिंह नगर में भाजपा संगठन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। भाजपा संगठन ने जिले और ब्लॉक स्तर पर नई कार्यकारिणी का गठन किया है। बीजेपी के जिला महिला संगठन की महामंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष सहित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खटीमा में नए पदाधिकारियों का स्वागत भी किया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2022 में बीजेपी सरकार आए, उसके लिए बूथ स्तर पर पूरे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। पद मिलने के बाद वो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, उसको भी मैं बखूबी निभाऊंगी। और रही बात मेरे को जो जिला महामंत्री महिला मोर्चा बनाया गया है, वो बीजेपी वालों ने जो मुझ पर विश्वास किया, उस विश्वास में मैं खरी उतरूंगी और बीजेपी को अपने यहाँ से क्या पूरी खटीमा से क्या पूरे देश में पूरी बीजेपी की लहर हो। हमारे प्रदेश नेतृत्व में आज जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको एक जिम्मेदारी दी है और उसको 2022 में ये कार्यकर्ता जो पद दिए गए हैं पूर्ण उससे निष्ठावान से काम करेंगे और नई ऊर्जावान से काम करेंगे, नई टीम के साथ काम करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के काम करेंगे। बीजेपी के लिए कार्य तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उस जिम्मेदारी में मेरे पद का मान और बढ़िया है और मैं और गहन अध्ययन करके काम करूँगा और अपने समाज में बीजेपी के लिए आगे लाऊंगा। नैनीताल में पानी नहीं आने से क्षेत्रवासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों को रही पानी की समस्या के समाधान को लेकर आयार पाटा के वार्ड मनोज शाह जागाती सहित क्षेत्र के लोग जल संस्थान कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। वहीं इस दौरान दिनेश चंद्र भट्ट का कहना है कि उनके वार्ड में बीते 3 से 4 दिनों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कई बार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत करने के साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सर, ये आयारपाड़ा क्षेत्र में बीच में दो तीन दिन से थोड़ी पेयजल की समस्या बनी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि शहरूट के पास राइजिंग मेन जो हमारी थी उस पर एयर वॉल लगा था, वो लीकेज हो गया, तो जिसे हमने
आपके 2 तारीख को और 3 तारीख को ठीक कराया। ये आपके मेहरा गांव से पहले यहाँ लाइट आती थी, अभी इन्होंने पैंसी से जोड़ा है। लोड अधिक हो जाने के कारण ये रोस्टिंग से थोड़ी पेयजल की समस्या बनी हुई है इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। इसे तुरंत आयारपाड़ा क्षेत्र में हम वाटर सप्लाई दुरुस्त कर देंगे। सर इस समस्या को शुरू हुए हमारे 27 दिसंबर से मान लीजिए 27 दिसंबर से शुरू हो रही है समस्या हमारी। हम क्या थक गए हैं यहाँ पे रेगुलर। हमने मतलब यहाँ पे मान के लो रोज़ हमारे में वो पड़ी हुई है, एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है। 27 तारीख को आए हैं, 28 को आए हैं, 29 को बल्कि हमने वो भी किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, रात भर लगे हुए हैं। इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है कि बाकी हम पे मोबाइल पे पड़ा हुआ है कि कितने लोगों को परेशान हुआ है, बल्कि पूरी डिटेल पड़ी है हम पे। हम इतने परेशान हो चुके हैं और हमारी समस्या नहीं, पूरे आयारपाड़ा की समस्या है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिडकुल रोड पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए क्षेत्रवासी लामबंद हो गए हैं। निजी विद्यालयों, संगठनों और ग्रामीणों ने हादसे को रोकने के लिए स्टोन क्रशरों के लिए अलग से मार्ग बनाने की मांग उठाई है। वहीं महाविद्यालय के छात्र नेता के पिता और छोटे भाई की सड़क हादसे में मौत से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। नाराज छात्रों ने सिडकुल रोड पर जाम लगा दिया। इसमें सिसोना से गलिया और सितारगंज तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्र लोक निर्माण के अधिकारियों को मौके पर बुलाने और हादसे रोकने के लिए लिखित आश्वासन देने की मांग पर अड़े रहे। वहीं उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि स्टोन क्रशर की ओर से लोगों को ही हो रही समस्याओं को लेकर मंगलवार को बैठक बुलाई गई है। खबर उत्तरकाशी से। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का सर्वेक्षण करने के लिए जिस एनजीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके 7 विकास खंड के जवाबदेह कर्मचारी गायब है। विभाग द्वारा लापरवाही हो रहे कार्यों में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे विकास खंड के जेई ग्राम विकास अधिकारी के साथ में रहने की आवश्यक है। लेकिन एनजीओ के कर्मचारी के साथ ना तो कोई विकास खंड के जेई हैं और ना ही ग्राम विकास अधिकारी, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष सामने आया है। उधम सिंह नगर में चल रही स्कॉलरशिप घोटाले की जांच में एसआईटी को समाज कल्याण विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा जो एसआईटी को विद्यालयों की लिस्ट दी गई थी, उस लिस्ट में एक ही विद्यालय के नाम 3 बार दिए गए हैं, जिस कारण छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी को जांच करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। उधम सिंह नगर में चल रही छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के एसआईटी प्रभारी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग से समय पर दस्तावेज न उपलब्ध होने पर दिक्कतें हो रही, लेकिन विभाग द्वारा एसआईटी की टीम को छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करा देने चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। और जनपद के अंदर के कॉलेज तो उनके जो लगभग 215 कॉलेजेस थे जिनमें छात्रवृत्ति दी गई थी, उसमें जो 135 जो गैर सरकारी कॉलेज थे उनके पहले हमने उनकी जांच शुरू की है
और उनमें से भी लगभग 10 के करीब कॉलेज की जांच हमने कंप्लीट कर ली है। उसकी रिपोर्ट को आगे जांच जो हमारे नोडल अधिकारी है जो आईजी साहब उनको मिले। सर कई मामलों में देखा गया है कि जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे, तो किस तरह के नहीं, उनको हम रिपीटेडली बार बार लिख रहे हैं, बल्कि उनसे मीटिंगों में भी हमने बात की है कि हमें जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर लें। वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। संभवतः या तो वो मिसप्लेस हो गए हैं, लेकिन जैसा भी हो वो अपना प्रयास कर रहे हैं। हम भी बार बार रिपीटेड लिख रहे हैं। देखिए, जब तक डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे नहीं, हम भी जांच को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये एक समस्या है। खबर रुद्रपुर से है, जहां सैनिक फार्म में अमरूद के बाग में एक युवक का शव मिला है और जो जानकारी के द्वारा खाया हुआ है। बता दें कि शव की शिनाख्त मृतक की जेब में मिले बिजली के बिल के आधार पर की गई है, जो कि 27 दिसंबर से गायब चल रहा था और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लालकुआं कोतवाली में दर्ज है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मामला उधमपुर के पंतनगर थाना क्षेत्र का है। सैनिक फार्म में एक शव मिला है, जिसकी जेब से एक पर्स मिला। उसमें उसके एक आइडेंटिटी मिली, जिसमें जसवंत सिंह बर्थवाल उसका नाम लिखा है। इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि लालकुआं में इस नाम से एक गुमशुदगी दर्ज है। मुख्यालय रुद्रपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में एक चोरी का मामला सामने आया है, जहां युवक ने दिन दहाड़ जिला अस्पताल में घुसकर पानी की टोटियां खोल दी। जैसे ही युवक पानी की टोटियों को लेकर गेट से बाहर जा रहा था, तभी गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने युवक के संदिग्ध होने पर उसे रोकने की कोशिश की। वैसे ही युवक भागने लगा। उसके बाद सुरक्षाकर्मी ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर युवक को पकड़ा तो युवक के पास से एक थैला मिला, जिसमें जिला अस्पताल की टोटियां बरामद हुई। जिसके बाद मामले की सूचना सिटकुल चौकी पुलिस को दी गई। सिटकुल चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। तो पानी वाला कह रहा है इसके पत्तों में शक लग रहा था कुछ। अच्छा, तो पत्तों में तो नहीं निकला, इसे थैली में निकला। क्या था? क्या था थैली में? तो टूटियां हैं। अच्छा, कहाँ से ला रहा था ये पता नहीं। ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर से रहा था, बाहर को भाग रहा था। हमसे अंदर कह दिखा नहीं रहा था और हाथ तानने था बस। फिर जब कई लोग इकट्ठे हो गए तब जाके इसका हाथ कब्जे में करा, फिर इसका झारा लिया था, टूटियां निकली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते ही के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।